दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। मेरा नाम जगत नारायण सिंह, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है बड़ा स्पेशल है, क्योंकि जिससे आप आज कुछ जानकारी लेने वाले हैं और सीखने वाले हैं, वो हमारी टीम में बहुत शानदार लीडरशिप के रूप में निकल के आए हैं। दोस्तों, अगर बात करूं तो सफलता कब किसको मिल जाए पता नहीं है, बिजनेस में कौन आगे कितना बढ़ जाए ये पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो एक डायमंड की तरह निकल के आते हैं, और जब डायमंड की तरह निकल के आते हैं तो बहुत सारे डायमंड भी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो आज उन्हीं डायमंड से हमारे एक सुपर डायमंड है, जिनसे आज आप मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं। अगर बात करें उनकी, तो उन्होंने इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं और बहुत कम समय में ऊंचाइयां हासिल की हैं। आज उनकी इनकम की बात करें तो करीब करीब 7.25 लाख रुपए की इनकम इनकी यहाँ से मंथली हो चुकी है। बात करें उनकी फॉरेन ट्रिप की, तो यहाँ से करीब करीब 4 फॉरेन ट्रिप वो ले चुके हैं इस बिजनेस से। और बात करें कार की, उनकी टीम में करीब करीब 44 कारें आ चुकी हैं, और उनकी कार करीब करीब 44 लाख रुपए की कार वो लेके आ चुके हैं, फॉर्च्यूनर। 12 लोग जो उनके टीम में लखपति बन चुके हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ, आखिर उन्होंने ये क्या करामात किया? हम सब लोग सबको सिखाते हैं, हम सब लोग सबको बताते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतनी सारी ऊंचाइयां हासिल कर गए, और टीम में ऊंचाइयों पे ऊंचाइयां लोग हासिल करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम बुलाने जा रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, भाई और कमिटेड लीडर, कोई और नहीं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और स्मैक मेंबर। स्मैक मेंबर में आना भी बहुत बड़ी बात है, वो हमारे स्मैक मेंबर है हमारी टीम के। ही इज वन ऑफ वन ऑन ओनली स्मैक मेंबर है अभी अभी के लिए स्मैक मेंबर में है। तो हम बुलाने जा रहे हैं हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी को। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, सिंह साहब ने करवाया था। तो हमें वो दिन याद आ रहा है कि हमने कहा कि आप क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे, इनके पास में ऑलरेडी बहुत कुछ है। और लेकिन आपने इसके विजन को समझा, देखा, और आपने फिर डिसीजन लिया और आपने काम आगे बढ़ाया। तो पहले वीरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मोदी केयर में तो बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, और बहुत सारे लोग टीम में भी हासिल करते जा रहे हैं। आपको शुरुआत में जब आपने डिसीजन लिया काम करने का, तो ऐसा क्या चीज नजर आया कि आपने डिसीजन लेना शुरू किया? और आपका बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे, काफी लोग हैं जो नए भी आपको सुनेंगे, तो बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे जी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे मौका दिया, अपने चैनल पे आपने मुझे इस लायक समझा, आपने बुलाया मुझे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सर कि आप अगर नहीं होते तो शायद एके सिंह सर नहीं होते, और एके सिंह सर नहीं होते तो मैं आज मोदी केयर में नहीं होता। तो आप दोनों गुरुओं का सर बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे एक नया जीवन दिया, मोदी केयर का मार्ग बता के, मोदी केयर का एक रास्ता दिखा के। और एके सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। और सौभाग्य की बात है सर कि उस दिन आप भी साथ में थे सर के, और आपने मुझे प्लान समझाया था, सर ने मुझे बताया था। और मैं देखता हूँ सर कि उस दिन अगर आप और एके सिंह सर नहीं मिलते तो शायद मैं मैं यहाँ नहीं होता। और उसके बहुत सारे रीजन है सर, बहुत सारे कारण है कि मैं यहाँ क्यों नहीं होता। मैं शायद जयपुर में भी नहीं होता, मैं जयपुर छोड़ चुका होता। बहुत सारे रीजन है सर। ओके। तो जब आपको ये चैलेंज आया, ऐसी कोई कमी नहीं थी। जी पैसे वाले घर में मेरा जन्म हुआ, और खूब सारी जमीन है हमारे पास में। मेरे फादर साहब लंबे समय से, अरसे से राजनीति में रहे। तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि पैसे की कोई कमी थी। लेकिन पता नहीं सर, शुरू से ही मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ बड़ा करूं, अपने पैरों पे खड़ा होके करूं। तो वो चीज मुझे जयपुर लेके आई थी। और जयपुर में खूब सारा स्ट्रगल किया, खूब सारा संघर्ष किया बहुत सारे काम करे। और लेकिन लेकिन बस ये है सर कि जब आपसे मुलाकात हुई उसके बाद में जीवन पूरी तरह बदल गया सर।
क्योंकि आपने मुझे मोदी के उस समय दे दिया था। बड़ा अच्छा लग रहा है सर अभी। हमें भी लग रहा अच्छा कि जब आपका नाम लोग बड़े गर्व से लेते हैं और एक स्मैक मेंबर की वैल्यू मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है कि आज भाई वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लेकिन परमार जी, जैसे आप अगर ये जानना चाहेंगे कि अगर शुरुआत जैसे आपने की थी उस समय, तो ऐसी क्या चीज थी कि जो आपको मोदी केयर में करने के लिए विवश किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉपर्टी वाले हैं जो बहुत प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बहुत सारे प्लॉट काटते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग बनवाते हैं, और उनको अगर बताया जाता तो समझ में नहीं आता। इवन जब आपका एग्जाम्पल देते हैं ना तो भी वो समझ में नहीं आते, कह रहे अच्छा हाँ ठीक है, वो समझते नहीं है। तो आखिर आपको ऐसी क्या चीज क्लिक की थी इसमें कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी में, जहां पर एक डील में ही लाखों रुपए तुरंत वारे न्यारे हो जाते हैं, तो वो ऐसी क्या चीज थी कि जो आपको अट्रैक्ट की कि ये साबुन शैम्पू तेल वाले काम में या इस बिजनेस में आपको उसमें इंटरेस्ट आया? बिल्कुल सर, एक्चुअली अगर मेरे बिरादरी के यहाँ पे लोग हैं, बिरादरी बोले तो प्रॉपर्टी वाले अगर लोग हैं, जी जी। तो आज मैं उनको बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ सर। एक्चुअली प्रॉपर्टी का जो धंधा होता है वो स्लो पॉइजन का काम करता है, धीमे जहर का काम करता है लाइफ में। प्रॉपर्टी वाला इंसान भूखा मरता नहीं है और उसके पास कभी बहुत बड़ी संपत्ति होती नहीं है। प्रॉपर्टी का जो काम है वो, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी वाले लोग सुनते नहीं है, और उसका एक कारण बताता हूँ सर। जैसे मैं प्रॉपर्टी में जब था तो हम या तो नवरात्राओं का बहुत वेट करते थे या बुद्ध थे कि आज साई आ जाएगी, आज एडवांस आ जाएगा, आज हमारी डील हो जाएगी। लेकिन वो डील ना तो होती थी, ना वो एडवांस आता था, ना वो साई आती थी, और नवरात्रा भी निकल जाते थे, कोई बुकिंग नहीं आती थी। लेकिन एक उम्मीद में प्रॉपर्टी वाला बैठा रहता है, और आज भी दुकान खोल के बैठा है अपना, आज भी ऑफिस खोल के बैठा है कि अगले बुधवार को तो एडवांस आ ही जाएगा, अगली नवरात्रा में तो डील हो ही जाएगी। और जब वो कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन वो एडवांस और वो डील आज तक उसकी नहीं हुई। या मैं खुद प्रॉपर्टी रहा हूं, और 2011 में जब मैंने अपनी कंपनी बनाई थी, फॉरवर्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट अब तक हम लोग काट चुके हैं उस कंपनी के तहत। और लास्ट प्रोजेक्ट जो हमारा 2016 में था वो अफोर्डेबल हाउसिंग हम लेके आ रहे थे, लेकिन किसी कारण बस उस समय, कारण यही था, नोटबंदी हो गई थी और हम उस प्रोजेक्ट को नहीं ला पाए। तो एक्चुअली प्रॉपर्टी वाले सर, जैसा आप पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी वाले लोग क्यों ज्यादा महत्व नहीं देते इस काम को, वो इसलिए देते कि उन्होंने मोटा पैसा कई जमाने में, अब नहीं, 2008, 9 और 10 की मैं बात करूं, 2008, 9, 10 की बात करूं, तो लोगों ने बहुत पैसा कमाया, मैंने भी कमाया। तो वो एक गोल्डन उनका टाइम था। अब वो गोल्डन टाइम दोबारा आएगा नहीं, लेकिन उसी उम्मीद में वो लोग बैठे हुए हैं। और भूखे वो मरते नहीं है, क्योंकि साल में एक डील हो जाती है, 10, 20, 50 हजार रुपए या लाख, 2 लाख रुपए, 2, 4 लाख रुपए आ जाता है, साल में एक डील में आ जाता है। और फिर वो इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अब डील हो जाएगी, अगले बुधवार को होने वाली है, अगले नवरात्रा में होने वाली है, अगले मंडे को होने वाली है। और कभी ये त्योहार आते रहेंगे, त्योहार पे हो जाएगी, होली दिवाली हो जाएगी। लेकिन सर इस चीज को मैं समझ चुका था कि दैट इज द स्लो पॉइजन। जो प्रॉपर्टी का काम है ये धीमा जहर है, जो हमारी उम्र को भी खा रहा है। और डील होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो मैंने ये सोच लिया था कि इस काम में तो मैं बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, और इससे ना मेरे सपने पूरे होंगे। साल में एक डील हो भी जाएगी तो मेरे सपने पूरे कैसे होंगे उस एक डील से? कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं बड़ी गाड़ी लाऊंगा, कैसे मैं बड़ा घर बनाऊंगा, कैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा? ये चीज मेरी समझ में आ चुकी थी। जो लोग अभी मना कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी का काम करने वाले, उनकी बात ये समझ में अभी आई नहीं है, इसलिए मना कर रहे हैं। जिस दिन को इनकी समझ में आ जाएगी वो भी मोदी कर में आ जाएंगे सर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, चैलेंज मेरे लिए था, क्योंकि मोटा पैसा मैंने देखा हुआ था प्रॉपर्टी में। मेरे गले में बहुत मोटी चैन रहती थी, जो 5, 7 लाख रुपए उसकी कीमत थी। मेरे हाथ में ब्रेसलेट भी रहता था जिसकी 2.5 से 3 लाख रुपए कीमत हुआ करती थी। और जैसा मैं आज दिखता हूँ, शायद मैं वैसा नहीं दिखता था। मेरा लुक भी एक बहुत अलग था। मेरे लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, ऊपर का बटन खुला हुआ रहता था, और सफारी गाड़ी थी। तो लोगों को भी मतलब ये लगता था कि अरे कहाँ कौन से काम में आ गए, तेल साबुन सोडा शैम्पू वाले काम में आ गए। मेरे से लोग बोलते थे तुम्हारे स्टेटस को, तुम्हारी लुकिंग को और तुम्हारे बैकग्राउंड को ये चीज सूट नहीं करती कि तेल साबुन सोडा शैम्पू बेचो। सर उस समय एक ही बात ध्यान में आती थी मेरे में, कि इन लोगों को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन डिसीजन मेरा है, मेरा परिवार है, मेरे सपने हैं।
तो मुझे डिसीजन लेना है। और मैं मोदी केयर को जब तक पूरी तरह समझ गया था कि मोदी केयर मुझे क्या दे सकता है, और जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, नेगेटिव करते थे, जो कहते थे कुछ नहीं है, केवल सपने दिखाएंगे और तुमको बिल्कुल सूट नहीं करता कि तेल साबुन सोडा शैम्पू तुम बेचो, तो मैं उनसे यही कहता था ये आपका सोच है, ये आपकी सोच है, लेकिन मेरी सोच कुछ और है। मेरे को सूट नहीं करता है, ये आपका सोचना है, और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये सूट करता है, ये मेरा सोचना है। इसी सोच से मैं आगे बढ़ा सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने एक बात और बता दी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस रहा होगा आपके लिए, क्योंकि जहां प्रॉपर्टी में डील करते थे, लोगों से बात करके एक बार में डील हो जाती थी, इवन आपके हॉस्टल भी चलते थे, और कभी कभी लगता है कि ये छोटा सा काम है, ये प्रोस्पेक्टिंग क्या 3-4 हजार रुपए का सामान दिलवाना है तो कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, तो वो जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग में इसके अलावा कुछ और भी चैलेंज आए क्या? सर चैलेंज तो बहुत आए। हम्म। एक्चुअली रियल एस्टेट के साथ में जयपुर में मेरा सबसे बड़ा काम था वो हॉस्टल का था। हम्म। हजारों बच्चे मेरे पास में, सबसे बड़ा मतलब मेरे बराबर हॉस्टल मतलब किसी और व्यक्ति के पास नहीं थे हॉस्टल। कोई 2 हॉस्टल लेके बैठा है, कोई 4 हॉस्टल लेके बैठा है, कोई 5 हॉस्टल लेके बैठा है, लेकिन मेरे पास में उस समय 17-18 हॉस्टल हुआ करते थे। तो जयपुर का सबसे बड़ा वो काम था। और जब मैं मोदी केयर में आया था तो मेरी जो इनकम थी, मेरी रियल एस्टेट, मेरे हॉस्टल, मेरा एक रेस्टोरेंट भी था, उससे जो इनकम थी मेरी 7 से 8 लाख रुपए महीने की इनकम थी। तो उस समय ये डिसीजन लेना कि मैं 7-8 लाख रुपए की इनकम को छोड़ के मैं कोई नया काम करूं, वो भी जीरो से स्टार्ट करूं, तो ये तो एक तो मेरे लिए खुद के लिए चैलेंज बहुत बड़ा था, मेरे परिवार के लिए चैलेंज था। मेरे मेरे फैमिली वाले भी बोले थे कि ये कैसे, तुम क्या डिसीजन ले रहे हो, कैसे कर पाओगे, और कितना बढ़िया सेटअप जमा हुआ है, सारा काम सही चल रहा है, इतनी इनकम तुम ले रहे हो, और ये मतलब इस कंपनी में आ गए, ये शायद ये ठीक नहीं है, मेरे को ये बोला गया। लेकिन मैंने वही चीज सर वहां भी अप्लाई करी कि ये सब मुझे पता है, क्योंकि वो मैंने देखा है मोदी केयर को, मैंने प्लान समझा है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर देखा है, मैंने मोदी केयर का फ्यूचर देखा है। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में थी, शायद हो सकता है परिवार देख नहीं पा रहा हो सकता है मेरे दोस्त देख नहीं पा रहे हो उस नजर से। तो मैंने उनको सबको साइड में करके, इग्नोर करके मैंने ये डिसीजन लिया सर। चैलेंज बहुत आए, इतने ज्यादा चैलेंज आए कि जब मैं मोदी केयर के लिए निकलता था तो सबसे पहले लोग ये कहते थे कि प्रॉपर्टी वालों के इतने बुरे दिन आ गए कि ये तेल साबुन सोडा शैम्पू बेचने लग गए। फिर कहते थे तुम्हारा तो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, तो तुम्हें ये करने की कहाँ जरूरत पड़ी है। फिर कहते थे तुम्हारा तो हॉस्टल का बहुत बड़ा काम है, तुम्हें कहाँ जरूरत पड़ी है। और मैं जब गाड़ी दिखाता तो कहते थे आपके पास तो पहले ही 15-16 लाख रुपए की गाड़ी है। जब मैं पैसा दिखाता था तो लोग कहते थे आपके पास तो पहले से भी पैसा है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंज आए सर, लेकिन मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने डेमो प्लान देना दिखाना स्टार्ट किया सर। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कितना पैसे वाला हूँ, या मैं कितना पैसा कमाता हूँ। चैलेंज आते हैं सर। बिल्कुल सही कहा आपने परमार जी। हमें ये समझ में आता है कि वो डिसीजन होता है इंसान का जो आगे बढ़ाता है, और शायद आपने इसके जो दूरदर्शिता को समझ लिया था कि अब ये आने वाले टाइम का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इसकी वैल्यू बनने वाली है, और आपने अपना पूरा डेडिकेशन डालना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी आपकी सफलता की मैं समझता हूँ रीजन रहा होगा। जहां किसी को कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है काम करने में हर चीज में, फिर भी उसको अगर वो चीज वहां चैलेंज आया है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ा ही सोच रहा है, और आपने सोच के वो प्रूव करके दिखाया। अच्छा, आज के सिनारियों को देखते हुए, जैसे उस समय तो चलो ये माहौल था, आज के सिनारियों को देखते हुए आप क्या कहोगे प्रॉपर्टी वालों को, या और उन लोगों को जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इस कोविड टाइम ने काफी लोगों को दिखा दिया कि आज का समय में जो हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। आप क्या क्या, क्या मानना है इस विषय में? बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। जो परिवार कहता था कि तुम अपने बैकग्राउंड को देखो, तुम हमारी इमेज देखो, अपना स्टेटस देखो, जो दोस्त ये कहते थे कि हॉस्टल का इतना बड़ा काम है और प्रॉपर्टी का इतना बड़ा काम है, आज बाय डिफॉल्ट उनको सबको जवाब मिल गया सर कि नोटबंदी से रियल एस्टेट का काम खत्म हुआ। और 2020 मार्च 2020 के बाद में जब देश में लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली, कोरोना कोविड-19, तो आज उनको ऑटोमेटिकली जवाब सबको मिल चुका है, क्योंकि सारे हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेजेस, स्कूल्स सारे बंद हैं। हॉस्टल में जो बच्चे आते थे वो कंपटीशन की तैयारी करते थे या फिर कोचिंग करते थे, इसलिए वो आते थे। लेकिन आज कोचिंग जब बंद है, कॉलेजेस बंद है,
स्कूल्स बंद हैं, तो फिर हॉस्टल कहाँ से चलेंगे। तो मुझे लगता है सर कि प्रकृति ने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया, और आज तो घर वाले भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, और वो दोस्त भी कहते हैं कि ये सोच कहाँ से आई कि तुमने पहले ही अपना धंधा जमा लिया, बिजनेस जमा लिया। कोविड तो बाद में आया, लेकिन आपने तो 2017 में ही अपना बिजनेस जमा लिया था मोदी केयर में। फिर मेरा जवाब वही होता है सर कि जिसकी बुद्धि ठीक काम करती है, और जो अपना ज्ञान नहीं लगाता है, जो दूसरे की बात को मानता है और समय के साथ जो चलता है, उसको ये फल जरूर मिलता है। और मैं समय के साथ चला, मैंने अपॉर्चुनिटी को लिया, शुभ अवसर को मैंने भापा, तो आज मुझे उसका फल मिल रहा है। वो लोग चुप हो जाते बिल्कुल सही कहा हैं। आपने। और हम समझते हैं परमार जी, आज का सही समय है लोगों को ये बिजनेस स्टार्ट करने का। अगर उस समय तो बड़े चैलेंजेस भी हुआ करते थे, लोग कोई अचीवर नहीं थे, इतनी सारी चीजें नहीं थी। आज की डेट में तो सब कुछ है, और इस कोविड ने एक द्वार और खोल दिया है, वो द्वार है ऑनलाइन का द्वार। शायद हम लोग, अगर ये कोविड नहीं आया होता तो ऑनलाइन कोई बैठ के डिस्कस नहीं करता और बैठ के ट्रेनिंग नहीं ले पाता। आज सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए सबसे सही समय है, और सीख के घर बैठ के भी काम को किया जा सकता है। ये टाइम आज से प्रूफ हो गया। ये कुमार जी, लोगों का ये भी सवाल एक आता है कि कहते हैं लोग कि अरे कैसे लोग आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं, सामान नहीं लेते, लॉयल्टी नहीं करते। तो बात आती है रिटेंशन के लिए, आप क्या कहना चाहोगे? लोग आए और सिस्टम में रुके और वो काम करें और आगे बढ़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, मैंने मैंने जो किया लोगों के साथ में, मैंने उनका कंसेप्ट क्लियर किया सबसे पहले कि आप आप ये काम क्या है और इस काम को आप क्यों करें। तो मैंने उनके वाई को क्लियर किया, मैंने उनके कंसेप्ट को क्लियर किया, और मैंने बोला कि इससे आपको ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है, मतलब मोदी केयर आपको क्या दे सकता है। जैसे मैंने, मेरे एक मित्र है जो जिनका कपड़े का व्यापार है, मैंने उनको, वो नहीं रुक रहे थे, तो मैंने कॉन्सेप्ट उनका क्लियर किया कि जिस दिन आपका ये धंधा अगर किसी कारणवश अगर डाउन गया या बंद हो गया, तो उस दिन आप क्या करेंगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ऐसे सब लोगों के मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और मैंने उनको सिस्टम में ढाला। क्योंकि सिस्टम में जब मैंने उनको ढाला कि आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, तो चीजें उनके समझ में आती गई, और उनको बड़ी पिक्चर दिखाई सर मैंने। बड़ी पिक्चर, जैसे मैं आपका एग्जांपल देता था, मैं एकेसी सर का एग्जांपल देता था, मैं मनोज मलिक सर का एग्जांपल देता था, तरुण बजाज सर, सुरेखा मैम का मैं एग्जांपल देता था, प्रमोद आचार्य जी, बीबी पांडे जी, अल्पेश गज्जर, जिशाद बक्सर, मतलब इन लोगों का मैं जब, अक्षय दत्ता, जब मैं इनके एग्जाम्पल देता था, तो बड़ी पिक्चर मैं क्रिएट करता था मोदी केयर की, तो उनकी चीज समझ में आती थी कि हाँ, मोदी केयर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है सर कि लोगों को रोकने का एक ये भी कारण है कि हम उनको एक तो बड़ी पिक्चर नहीं दिखा पाते, और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग शायद मोदी केयर को हल्के में ले लेते हैं, मोदी केयर के प्रोडक्ट को हल्के में लेते हैं, मोदी केयर के प्लान को हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, और हमें तो ये बस डेमो करना पड़ेगा, और 2 4 5 10 हजार रुपए आता रहेगा। मैंने सर लोगों को इसी चीज से बांध के रखा, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग आज मेरे साथ में है। कोई गया तो वो वापस आ गया, लेकिन ज्यादातर लोग सर आज भी मेरे साथ में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आपने विजन दिखाया, कुल मिला के जो ये पिक्चर दिखाई ना, ये कुल मिला के विजन क्लियर किया आपने। और बिल्कुल राइट। सही कहा आपने, जब तक व्यक्ति का विजन नहीं क्लियर होगा तो इसमें काम नहीं करेगा। बहुत से लोग आते तो हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान करके आते हैं, विजन नहीं देख पाते हैं। और जिसने विजन देख लिया, उसका रीजन क्लियर हो गया, जो रीजन क्लियर हो गया तो फिर तो सफलता मिलने मिलनी है। और वो आपने प्रूफ भी करके दिखाया, और वो होता आपने भी जाएगा। सर मुझे यही दिखाया था जब आप मेरे से मिले थे। तो जी। आपने मुझे डेमो नहीं दिखाया, डेमो ना, आपने मुझे डेमो दिखाया ना, डेमो के बारे में कभी कुछ बताया ना, कुछ नहीं। आपने सिर्फ मुझे पैसा दिखाया। एक ही सिंह सर, जब आप दोनों मुझे प्लान कर रहे थे, तो आप दोनों ने मुझे पैसा दिखाया, और वो करोड़ों रुपए दिखाया उस पन्ने पे, एक पेज पे। तो वो चीज मुझे आज तक रोके रखी है, क्योंकि आपने बड़ी पिक्चर दिखाई सर। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक बात कही है कि कुल मिला के अगर हम व्यक्ति का विजन क्लियर कर पाएंगे तो शायद ये बिजनेस हमारा बहुत आसान हो जाएगा। वो जाने कहाँ वाले हैं, ये है इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस काम को करके कहाँ पहुंचेंगे। अगर ये क्लियर हो गया तो शायद व्यक्ति उस पे काम करता है और बड़े फोकस से काम करता है और आगे भी बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा। अब बात करेंगे आपसे कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एक आपका नाम हो चुका है आज की डेट में देखा जाए, और पूरे इंडिया में, पूरे नॉर्थ में लोग समझने लगे, जानने लगे हैं,
आखिर इस नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप अगर हम आज से देखें तो कहाँ लगता है आपका स्कोप आने वाले टाइम, आने वाले 5 साल का क्या स्कोप हो सकता है आपकी नजर में? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। लोगों की क्या अभी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। 2014 में जब गाइडलाइन बनी डायरेक्ट सेलिंग की, जब डायरेक्ट गाइडलाइन बनी है, 2016 में जब कानून बना और संसद में जो पारित हुआ, तो दैट इज द कंप्लीटली लीगल प्रोसेस के एक चीज तो बिल्कुल आज क्लियर होना चाहिए माइंड में सबके में कि आज हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल लीगल है। ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा सर ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है टीम बनाना, टीम वर्क है। अब ये हमको क्या दे सकता है, मैं बताना चाहूंगा सर कि आज कोई एक व्यक्ति काम करता है और वही वही 10 लोग काम करते हैं, तो दोनों की अचीवमेंट में, दोनों की इनकम में और दोनों के काम में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग का सर स्कोप मैं बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग का मैं स्कोप बताऊं, तो ये चीजें जस्ट डबल हो जाएंगी, हर साल में डबल होती जाएंगी। आज डायरेक्ट सेलिंग का कितना व्यापार हो रहा है वो 2022 में जस्ट डबल सा हो जाएगा और 2025 तक ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और 2030 में तो ऐसा कह रहे हैं कि मैंने एक न्यूज पढ़ी थी सर कि 2030 में, आज अगर 2020 के आसपास किसी ने डिसीजन ले लिया और डायरेक्ट सेलिंग में आ गया किसी अच्छी कंपनी के साथ में, लाइक मोदी केयर, तो 2030 में बाई डिफॉल्ट उसका कम से कम जो चेक होगा वो 10 लाख रुपए होगा। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर बाई डिफॉल्ट भी आता है इस इंडस्ट्री में और हिस्सा बनता है, तो 2030 में मतलब अगर वो धीरे धीरे भी चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा भी काम करता रहेगा, तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, कंपनी ग्रोथ करेगी, तो उसका अपने आप ग्रोथ होगा और उसका जो चेक मिनिमम बनेगा वो 10 लाख रुपए बन सकता है अगर वो थोड़ा थोड़ा भी काम करता रहेगा। तो मुझे तो लगता है सर कि अभी इस समय सही टाइम है, सही समय है डायरेक्ट सेलिंग में आने का, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने का, जिससे फ्यूचर बन सकता है सर। और बहुत बड़ा स्कोप है सर, बहुत बड़ा स्कोप है। आई डोंट एक्सप्लेन यू, मैं बता भी नहीं सकता कि इतना बड़ा स्कोप है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मेरे को तो अब लग रहा है कि आने वाली जनरेशन है ना, जो नई जनरेशन आ रही है वो कुछ ऐसा ही तलाश कर रही है जहां पर कोई लिमिट ना हो पैसे की, जहां पर बाउंडेशन ना हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में जो यंग जनरेशन आ रही है वो इसलिए आ रही है, वो सोचती है कि सर यहाँ बाउंडेशन नहीं है और पैसा जितना चाहे उतना कमा सकते हैं और कोई बॉस नहीं है और कोई लॉस नहीं है। तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है हमें उन लोगों की, और उनका विजन नजर आता है कि वाकई में आने वाले टाइम का स्कोप बहुत बड़ा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी स्टडी भी हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी लॉज भी आ चुके हैं। और नो डाउट मोदी केयर तो बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आते तो हैं मोदी केयर में, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में, वो लेफ्ट राइट के चक्कर में किसी दूसरी कंपनी में या तीसरी कंपनी में जाते हैं। और मैंने देखा है उनकी हालत भी बड़ी खराब हो जाती है। और उन लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जो गए हैं और लौट के आके, शायद नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका रिक्वेस्ट मेरे से कर रहे हैं, सर हमको मोदी केयर में फिर से करवा दीजिए। ऐसे लोग भी आए हैं। तो उनको, जो लोग ये छोड़ के जा रहे हैं या जो लोग समझते हैं कि मोदी केयर में पैसा तेजी में नहीं बन रहा है, उसमें क्या मानना है आपका? आपका क्या कहना है उस विषय में? सर मुझे तो ऐसा लगता है सर कि जो लोग जाते हैं ना, एक्चुअली जब कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, नया कॉन्सेप्ट आता है, तो वो सारी जो कॉन्सेप्ट को जो लोग रखते हैं वो सारी पॉजिटिव चीज रखते हैं, कोई नेगेटिव चीज तो वो बताते नहीं, अपने प्लान की कमी नहीं बताते, वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्लान में पैसा दिखाते हैं। और जो व्यक्ति, जैसे मैं मोदी केयर की मैं बात करूं सर, तो मोदी केयर में अगर कोई साल 2 साल हो जाता है, तो मोदी केयर की उनको नेगेटिव चीज भी पता है और पॉजिटिव भी चीज पता है। वैसे मोदी केयर में कोई नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन उनके अनुसार उनको नेगेटिव भी पता है और पॉजिटिव भी पता है। लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट जब आता है मार्केट में, तो वो सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं और उनको सिर्फ पॉजिटिव पता रहता है। लेकिन जब वो सिस्टम में घुस अंदर चले जाते हैं, लाइक बहुत सारी कंपनी मार्केट में, अभी मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनमें लोग चले भी जाते हैं, मेरी टीम से भी गए हैं। लेकिन क्यों गए वो इसलिए गए क्योंकि मोदी केयर से जब कंपेयर करके बताया, तो मोदी केयर में कमियां दिखाई और उसमें अच्छाइयां दिखाई, तो वो पॉजिटिव दिखाया, सिर्फ पॉजिटिव दिखाया। लेकिन जो व्यक्ति गया, एक्स नाम का व्यक्ति उस कंपनी में गया, वहां जाके जब देखा, साल 6 महीने काम किया, तब उसको नेगेटिव चीजें पकड़ में आई, कमियां पकड़ में आई, फिर उसने कंपेयर किया, तो मोदी केयर बहुत बेहतरीन था। तो वो बंदा गया और फिर वो वापस भी आया। सर मेरी टीम में भी बहुत से लोग
वापस आना चाहते हैं और आ भी गए हैं, लेकिन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं सर वो लोग। मतलब ये किस्मत की बात है सर, ये किस्मत की बात है। उस समय जब हमने उनको रोकना चाहा तो हमारी सुनी नहीं। हमने कई लोगों को, तो मैंने आपसे भी काउंसलिंग करवाई सर कि आप सर आइए टाइम निकाल के इनके साथ बैठते हैं। हमने खूब रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि उनको एक ही चीज दिख रही थी, मोदी के में कुछ कमियां दिख रही थी और वहां सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। लेकिन जब वो गए और साल 6 महीने रुके, उनके साथ में काम किया, तब पता लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारा फ्यूचर अंधकार में, हमारा भविष्य खराब है। तो वो लोग अब वापस आ रहे हैं, लेकिन वापस आने का नुकसान क्या हुआ कि इधर आईडी टर्मिनेट हो चुकी है। अब बेटा तू कर जीरो से स्टार्ट। अब वो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर कि ये डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए सर। और मोदी के जैसा प्लेटफॉर्म तो नहीं है सर, दुनिया में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब बात करें परमार जी, जैसे बहुत सारे लोग तो उसमें काम करते हैं, कुछ लोग ये भी बोलने लगते हैं सर आप किस्मत वाले थे, आप भाग्यशाली थे, आप पहले जुड़ गए, वो समय था, कर लिया आपने, अब तो कोई बचा नहीं है। और वो जो काम हमने करना था वो तो करके दिखा लिया, और लोग जुड़ चुके, अब तो कोई मिलता नहीं है, जो मिलता है वो पहले से ज्वाइन मिलता है। तो अब उसके लिए मैं तो उनको जवाब दे ही देता हूं, मैं जानना चाहता हूं आप क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, और उसके साथ साथ में सक्सेस का मंत्र क्या है, सर सफल ये होने सब, का आज की डेट में क्या मंत्र है जी। सर आपको शायद ध्यान नहीं है सर, ये सवाल मेरा भी आपसे था। जब एके सिंह सर और आप जब आए थे मेरे पास में, तो मेरा सवाल यही था सर कि आप दोनों तो एके सिंह सर तो नए थे उस समय, आप पुराने थे सर। तो मैंने आपसे यही सवाल किया था, शायद आपको ध्यान होगा, कि मैंने कहा सर आप तो बहुत लकी थे कि आप पहले आ गए। और जबकि आपका ज्यादा उस समय चेक नहीं था, 60-70 हजार रुपए का चेक था, 70 हजार के आसपास था सर। तो मैंने कहा, मैंने कि आप अगर 70 हजार रुपये 80 हजार रुपये महीने के कमा रहे हैं सर, आप इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आप पहले आ गए, मोदी केयर को आपने पहले ज्वाइन कर लिया। अगर उस समय मैं आ जाता तो मैं भी कमा लेता। लेकिन आपने बहुत अच्छा एक अच्छी बात बोली सर। आपने एके सिंह सर ने मेरे से कहा कि इस बिजनेस में जब आओ, जब जागो तभी सवेरा है। और इस बिजनेस में पहले नंबर की पोजीशन हमेशा खाली रहती है। पहले नंबर की पोजीशन हमेशा खाली रहती है। वो इसलिए खाली रहती है, कोई भी आके उस पर बैठ सकता है। 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे लोग फिक्स रहते हैं, लेकिन पहले नंबर की पोजीशन हमेशा खाली रहती है, कोई भी व्यक्ति आके बैठ सकता है। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है सर, आपने ये कहा था कि आप आओ और आप में काबिलियत है तो आप मेरी तरह भी पैसे कमा सकते हो और मेरी जगह पे आप आ सकते हैं, ये आपने बोला था। उस समय एके सिंह सर भी हंसे थे और आप भी हंसे थे और मैं भी हंसा था। मैंने सर मैं तो बहुत लेट हो गया, लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि आप जब आओगे तभी से आपकी शुरुआत हो सकती है। और आज सर मैं उन अपने शब्दों को वापस लेता हूँ पूरी तरह सरेंडर होके, कि मेरी वो नादानी थी, गलती थी कि मैंने ऐसा बोला। इस बिजनेस में सर कोई जब भी जब जब कोई आएगा और वो उसी दिन से अगर स्टार्ट करता है, तो मेरे को, आपको, वो किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़ सकता है। इस बिजनेस की ताकत ये है, कोई भी व्यक्ति हीरो बन सकता है। कोई ये ना सोचे कि हम आने में लेट हो गए, नहीं, वो जिस दिन से आएगा उस दिन से तूफान आ सकता है, वो तूफान की तरह काम कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसकी बड़ी सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं कहता हूँ कि सुरेखा मैम है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, जो हम लोग की गुरु माँ है। वो मतलब आई थी, 25 साल करीब हो गया होगा मैम को भी आए हुए, है ना। उनके साथ बहुत से लोग भी आए हैं, लेकिन आज वो शायद इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए जो उन्होंने करके दिखाया। यानी कुल मिला के आप आते कब वो मायने नहीं रखता, माइनस काम कितना करते हो, एक्शन कितना करते हो, ये मायने रखता है। यानी कम समय में भी बहुत बड़ी उपलब्धि ले सकते हैं, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो समय बहुत निकलता जाएगा, उपलब्धि भी कम हो पाएगी आपकी। तो ये बिल्कुल सही बात कही। अब सक्सेस मंत्र क्या, आज के समय को देखते हुए ना परमार जी, ये बताओ सक्सेस मंत्र क्या है, क्या करें कि जो सफल हो जाए हम लोग। बहुत सारे लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग यंगस्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ओल्ड एज में हैं, सब लोग कर रहे हैं आज के डेट में बिजनेस। लेकिन आपके हिसाब से सक्सेस मंत्र क्या है, क्या करें कि जिससे वो भी लाखों रुपए कमाने लग जाए, लग्जरी गाड़ी लेके आए, क्या करेंगे। सर मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को सक्सेस मंत्र दे पाऊँ, क्योंकि मैं तो खुद ही अभी सक्सेस की खोज में हूँ, सक्सेस होना चाहता हूँ, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ सर, लेकिन मैं जो मेरे पास अनुभव है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा।
ये सक्सेस मंत्र मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर कोई माने तो मान सकता है, क्योंकि मेरी तो सर दिस इज बिगनिंग, मेरी तो अभी शुरुआत है सर। मैं तो आप लोगों से बहुत सीखता हूँ, हर समय आप लोगों को फॉलो करता हूँ, सिस्टम को फॉलो करता हूँ, अपलाइन को फॉलो करता हूँ, और मैं सक्सेस की तरफ अग्रसर हूँ। लेकिन सर आपने अगर पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है सर कि यहाँ गूंगे बहरे अंधे बन के काम करना पड़ेगा सर। गूंगा बन के इसलिए काम करना पड़ेगा कि हमको केवल पॉजिटिव चीज बोलनी है, पॉजिटिव चीजें बोलनी है। तो ये गूंगा बन के काम करना पड़ेगा, और अंधा बन के इसलिए काम करना पड़ेगा सर कि हमको सिर्फ फोकस करना है मोदी केयर पे, अपने बिजनेस पे, अपने सपनों पे। और बहरा बन के इसलिए रहना है कि हमको नेगेटिव चीज कभी नहीं सुननी है सर, और सिस्टम को फॉलो करना है और अपलाइन को फॉलो करना है। मैं सच बता रहा हूं सर कि मैं अगर एके सिंह सर या आपको फॉलो नहीं करता, मलिक सर की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता मैं लगातार, और सिर्फ मैं अपना ज्ञान लगाता, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं। मेरे साथ के बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं, वो वापस कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई अपनी दुकान कर रहा है, कोई अपने वापस प्रॉपर्टी के काम में चला गया है, कोई मतलब जो अपने काम में थे वो वापस चले गए। लेकिन मैंने एक चीज बिल्कुल ठान ली थी इस बिजनेस में, कि अगर आपको आगे बढ़ना है और सक्सेस होना है तो अपने आप को यहाँ जीरो करना पड़ेगा। आपके जो अंदर है बिल्कुल खाली करके, और अपनी अपलाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। ये चीज मैंने करी सर। दूसरी चीज एक और है सर, जिस दिन से आपने पहले दिन से मेरे को बोला था, जब आप और एके सिंह सर मेरे ऑफिस में पधारे थे, तो आपने बोला था कि मिस्टर परमार, आपको जितनी जल्दी हो जाए उस दिन आपको डेमो किट तैयारी करनी पड़ेगी। और वो दिन मुझे याद है सर कि मैंने ज्वाइनिंग से तीसरे दिन मैंने डेमो किट तैयार कर लिया था, तीसरे दिन। तो मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा, बहुत से लोगों को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर हो जाती है, लेकिन वो डेमो किट तैयार नहीं कर पाते हैं, वो डेमो देने में संकोच करते हैं, वो डेमो दे ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने तीसरे दिन डेमो किट तैयार करी, और चौथे दिन से मैं डेमो देने लग गया था सर। तो ये भी एक सक्सेस का एक राज हो सकता है। लोगों को टाइम लगता है। मुझे मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि जो चीजें आप लोगों ने बताई, आपने किसी सर ने जो चीजें मुझे बताई, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी कर दूं। आपने बोला डेमो किट बनाओ, मैंने तुरंत डेमो किट बना ली। आपने कहा कि मीटिंग कोई नहीं छोड़नी है, तो मैं बराबर मीटिंग में आता था। आपने कहा कि डेमो प्लान करने हैं, मैं उसी दिन से डेमो प्लान करने लग गया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर आप जो बता रहे हैं उसको फॉलो कर लूंगा तो मेरी सक्सेस निश्चित होगी। और वही कारण सर था कि मैं बहुत जल्दी डायरेक्टर बना सर। ये आपको भी पता है, क्योंकि जो आप बताते जा रहे थे मैं उसको फॉलो कर रहा था। तो इसका मतलब ये भी है कि एक सक्सेस मंत्र ये भी है कि आप अपने आप को जीरो करके और आप सिस्टम में चले जाते हो, अपलाइन जैसा बताती है वैसा करने लग जाते हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जल्दी मिलती है, और वही सक्सेस मंत्र होता है सर। मुझे ध्यान है अच्छी तरह कि आप जब मीटिंग विद्याधर नगर में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था सीकर रोड पे, उसमें जब उस समय आप मीटिंग किया करते थे, और मैं यहाँ से, मैं अजमेर रोड पे रहता हूँ, यहाँ से गाड़ी भर के अपनी सफारी में लोगों को बिठा के वहां ले जाया करता था। और एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे साथ कोई नहीं था, और आपका फोन आया था मेरे पास में कि परमार जी आप मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो मेरा कहना था कि सर आज कोई नहीं है मेरे साथ, इसलिए मैं नहीं आ रहा। लेकिन आपने उस समय ये कहा था कि हमें आपकी जरूरत है, आप अकेले हो, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप आओ। और मैंने उस समय गाड़ी उठाई सर, और मैं अकेला उस मीटिंग में गया। और वो दिन वो था सर कि उस दिन के बाद में चाहे मेरे साथ कोई है या नहीं है, मैंने कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी इवेंट, आपने दिल्ली बोला मैं दिल्ली गया, आपने चंडीगढ़ बोला मैं चंडीगढ़ गया, आपने बोला पानीपत जाना है मैं पानीपत गया, आपने जहां बुलाया मैं वहां पहुंचा। ये भी एक सक्सेस मंत्र हो सकता है सर कि मैंने कोई भी इवेंट, कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी आरटीपी, चाहे वो 10,000 का टिकट है, 5,000 का टिकट है, चाहे वो 100 रुपए का टिकट है, मैंने कभी मिस नहीं किया सर। ये भी एक सक्सेस मंत्र हो सकता है सर। तीसरी बात यह है सर कि आज भी मैं डेमो करता हूँ, आज भी डेमो करता हूँ। ये मेरी शुरुआत है। अगर मुझे 50 लाख पे जाना है, जब एके सिंह सर डेमो कर सकते हैं आज की डेट में इतना पैसा कमाने के बाद, जब जगत सर डेमो कर सकते हैं आज की डेट में, नए नए लोगों से मिल सकते हैं, तो फिर मैं तो हूं ही क्या, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आज भी डेमो करता हूँ, आज भी नए लोगों से मिलता हूँ, आज भी मैं प्लान करता हूँ, और कोई आए चाहे नहीं आए सर,
लेकिन आज भी मैं मीटिंग में आता हूँ और मीटिंग अटेंड करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने परमार जी। और जो आपने ये बताया है गोल, जो आपने बताया सक्सेस मंत्र, रियल में ये वही है जो डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाता है, और अपने जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स पे काम करते हैं तो ही रिजल्ट मिलते हैं, और आपने करके दिखाया। और बिल्कुल सही कहा आपने, जो हम जिस डेडिकेशन से डेमो किट बना के काम करते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं हमको। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अभी जैसे अब होता क्या है, लोग जो कहने वाले ऐसे भी मिलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो बिजनेस है ना, ये लेडीज के लिए है। हालांकि हमसे तो कोई कहता नहीं है, लेकिन जो लेडीज लोग करती हैं उनके लिए बोलते हैं सर, ये कहते हैं ये जेंट्स का नहीं है, उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। और बहुत सी ऐसी जेंट्स हैं जिनकी वाइफ सपोर्ट नहीं करती हैं कि बिजनेस नहीं है। तो एक्चुअली में देखा जाए आपके हिसाब से ये किस कैटेगरी के लोगों के लिए बिजनेस है, और ये कौन से लोग आ सकते हैं इस बिजनेस में करने के लिए, सफल हो सकते हैं? ऐसा कोई आपकी नजर में है तो क्या है? मुझे तो लगता है सर कि ये बिजनेस ना तो लेडीज के लिए है, ना जेंट्स के लिए है, ना बूढ़ों के लिए है, ना बच्चों के लिए है, ना जवानों के लिए है, और ना ये जो कैटेगरी बना रखी है लोगों ने अपने दिमाग में, किसी के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है सर, ये बिजनेस जैसा आप लोगों ने मुझे सिखाया है, ये बिजनेस हर उस इंसान का है जो नीडी है, जो सक्सेस लाइफ में होना चाहता है, जिसके सपने हैं। हर वो सपने बच्चे के भी हो सकते हैं, वो सपने बड़ों के भी हो सकते हैं, वो लेडीज के भी सपने हो सकते हैं, वो जेंट्स के भी सपने हो सकते हैं, वो बूढ़ों के भी सपने हो सकते हैं, बुजुर्ग लोगों के भी सपने हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इसमें कैटेगरी तो मायने रखती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सर। जिस व्यक्ति के सपने हैं, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, अपने भाई बहन के लिए करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, लोगों के लिए करना चाहता है, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने समाज के लिए करना चाहता है, ये हर उस इंसान के लिए बिजनेस है। कोई कैटेगरी नहीं है सर। एक एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि ये जेंट्स के लिए है, लेडीज के लिए नहीं है, तो सुरेखा मैम यहाँ हाईएस्ट अर्नर है, और पूरे 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 देश में हमारे में सबसे जो है ज्यादा कमाने वाली लेडी है, और डायरेक्ट सेलिंग पूरी इंडस्ट्री में, मोदी केयर में नहीं, पूरी इंडस्ट्री में ज्यादा कमाने वाली लेडी है। और एक तरफ फिर कहते हैं कि अच्छा लेडीज का बिजनेस। जी, हमें लगता है कि ये शायद सबके लिए है। अगर लोगों की बात करें तो लोग तो बहुत सारे कहेंगे, लेकिन ये शायद सबके लिए है। और जो व्यक्ति इंसान रूप में जन्म लिया है और वो बड़ा कुछ करना चाहता है, तो शायद उन सबके लिए है। और ये सबसे बड़ा बिजनेस है, छोटा भी नहीं है, सबसे बड़ा है। ये बिजनेस छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है। क्योंकि एक डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, एक नेता बनना, जिसके अंदर में सब खूबियां होंगी ना, वो इस बिजनेस में बहुत तेजी में ग्रो करेगा। तो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर देती है ये। यस सर। परमार जी, क्या आप यस मानते सर। हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें अगर हम, तो क्या कहते हो आपकी आपकी नजर में क्या है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बिजनेस है कि नहीं, या इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है क्या? पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों। और अगर जिसकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो गई, तो शायद वो बिजनेस में बहुत बड़ा, का बिजनेस ही नहीं, वो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। और ये बिजनेस है जहां पर आपके अंदर में एक लीडरशिप, एक इंसानियत, और एक एक पर्सनालिटी बनने का एक अवसर मिलता है उसमें आपको। तो ये शायद मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ये बात है अपने इस बिजनेस के लिए है। परमार जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है नेटवर्क का इशू है। एनीवेज, आगे चलते हैं, तब तक कई परमार जी आ जाएंगे। अब बात करें तो इस बिजनेस की, अगर हम कैटेगरी वाइज करें तो सबके लिए है, सब बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि हम इस पे फोकस होके काम करें। आपके सामने इससे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि होता नहीं है, चलेगा नहीं। पहले भी मिलते थे लोग हमको, ये चलने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। आज भी मिलते हैं, और पहले भी करने वाले मिलते थे और आज भी करने वाले मिलते हैं। पहले भी लोग बोलते थे कि यहाँ पर जो है कुछ लोग सफल होते हैं, और आज सफलताओं की लाइन लगती जा रही है।
और वो लोग सफल हो रहे हैं जो लोग इस बिजनेस को डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करते जा रहे हैं। और जितने डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ करते जा रहे हैं उनकी सफलता भी मिलती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिंदु जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कुछ नेटवर्क का लगता है इशू हो गया था। हाँ हाँ सर, वो वाईफाई पता नहीं कैसे बंद हो गया। जी जी जी। तो परमार जी, अब ये भी जानना चाहेंगे आपसे, देखिए आज जो आपने अचीवमेंट किया ये कम नहीं है। आज 7-8 लाख रुपए कम नहीं होता है। और वो इनकम, वो लग्जरी गाड़ी, वो विदेश यात्राएं, अब तो लाइफ एकदम स्मूथ हो गई है। तो क्या आपका कुछ गोल अभी भी है क्या? फ्यूचर का गोल कुछ है आपका? क्योंकि फ्यूचर का गोल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भैया 2 लाख भी आ जाए ना तो बड़ा मजा है, बस लाइफ बहुत सेट है, एक गाड़ी मिल जाए बहुत लाइफ सेट है, उसके आगे नहीं सोचते हैं। तो आपकी नजर में क्या स्कोप है यहाँ पर भी, और फ्यूचर का गोल क्या आपका है? बिल्कुल सर, इस इंडस्ट्री से जो हम मांगते हैं वो मिलता है सर। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था सर कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही आपके कहने के अनुसार ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, और लेकिन वो हो गया। मैंने सर, मेरी डायरी है, मैंने डायरी में लिख रखा है कि 2021 में मोदी केयर से मेरा 5 लाख रुपए का चेक होगा, 2021 में सर। लेकिन कमाल हो गया, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की ट्रेनिंग है, सिखाया हुआ है कि सर 5 लाख का चेक तो मेरा 20 महीने के अंदर था। मतलब 2 साल के अंदर मेरा 5 लाख रुपए का चेक था। जो मैंने लिखा था कि 5 साल में होगा, वो लगभग लगभग 2 साल के अंदर मेरा 5 लाख रुपए का चेक था सर। मैंने सर जो सोच रखा है, मेरे जो ड्रीम्स हैं, मैंने जो गोल ले रखे हैं मोदी केयर से, 2022 में सर लगभग 1 करोड़ की गाड़ी, और डेफिनेटली सर आप लोगों का आशीर्वाद है सर, डेफिनेटली होगा ये। और 2025 में सर 5 करोड़ का बंगला, और तब तक मैं 50 लाख रुपए का चेक कर दूंगा सर मोदी केयर से। ये मेरे ड्रीम है और ये मेरा टारगेट है सर। क्या बात। और मैं इस टारगेट को अचीव करके रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले, और इसमें पूरी जान लगा दूंगा। उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ सर, उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। जितना स्ट्रगल मुझे करना था मैंने कर लिया है, जितनी मेहनत मुझे करनी थी कर ली है। अब बस ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अब इस काम को डुप्लीकेट करना है। ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग है सर, ये मेरी बड़ी पिक्चर है जो मैंने टारगेट ले रखा है। और एके सिंह सर, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहा है, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। मैं इसको हिट करूंगा सर, इस टारगेट को। क्या बात है, क्या बात है। परमार जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब शुरू किया था तो आपसे किसी ने कहा नहीं था कि इस मोदी केयर के प्रति आपका जो रुझान, जो आपका प्रेम, जो आपका बन के निकला, और आपने शायद वो अपने हाथ पे जरा दिखाइए आप अपना, वो पांवों पे आपने अपने मोदी केयर लिखवा लिया था। आखिर क्या ऐसा चीज लगा था, जबकि किसी अपलाइन ने या किसी ने कहा नहीं था आपसे? तो क्या चीज थी आपको जो इतना प्रेम, इतना प्रेरित कर रही थी कि आपको अपने हाथ पे टैटू लिखवा लिया? जैसे कि लोग क्या करते हैं, गांव में सुना है, जब लड़की की शादी होती है तो अपने हस्बैंड का वो नाम लिखवा लेती है, या ऐसा कुछ कर लेती है कि उनका नाम लोग अपने हस्बैंड या वाइफ स्पाउस का नाम लिखवा लेते हैं, ऐसा सुना मैंने। बहुत लोग लिखवाते भी हैं वैसे। तो आपने वो टैटू कौन सा बनवाया और उसके पीछे पीछे कारण क्या था ऐसा? बिल्कुल सर, देखना चाहेंगे टैटू, दिखाना देखना चाहेंगे वहां पे टैटू भी बनाया तो आपने? सर एक्चुअली ये टैटू ऐसा कुछ नहीं था सर। बस जब मैं लोगों से मिलता था तो लोग एक सवाल करते थे कि हमने बहुत देखा है, लोग कंपनियां चेंज कर लेते हैं, लोग प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं, कंपनियां आज कोई कंपनी दूसरी कर रहे हैं, कल कोई दूसरी तीसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, पांचवी करेंगे। तो हम कैसे आप पे भरोसा करें कि आप यही कंपनी करोगे? कैसे कैसे भरोसा करें कि आपके खुद के सपने पूरे होंगे और हमारे भी आप सपने पूरे करोगे? तो मैं सर ऐसे ही सोचता रहता कि चेक तो पता नहीं कब बढ़ेगा, गाड़ी पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि इन लोगों को ये विश्वास दिलाऊं कि देखो मैं पूरी तरह मोदी केयर में हूं, और मेरे अंदर मोदी केयर का खून बहता है, मैं मतलब सिस्टम में हूं। तो मेरे मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। तो मेरे मित्र हैं श्याम प्रताप जी, जब हम दोनों ऐसे डिस्कस कर रहे थे, बैठे थे, वो मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने श्याम जी से बोला, मैंने श्याम जी, लोग बहुत सवाल करते हैं, क्या करें यार, क्या करें? तो श्याम जी बोले कि सर कुछ तो करना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या करूं, मैं गाड़ी ले लूं क्या? तो बोले सर लोगों को लगेगा कि गाड़ी आपने अभी इतनी जल्दी पैसे से, अपने पैसे से ली होगी। तो मैंने कि लोगों को क्या पता लगेगा?
तो फिर मेरे भी दिमाग में आई कि लोगों को लगेगा गाड़ी अपने पैसे से ले ली होगी, अभी कार फंड इतना कहाँ से आ गया। तो ऐसे दिमाग में आ गया। तो हम दोनों फिर दिमाग में मेरे में ये आया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों को विश्वास दिलाएं। तो मैंने श्याम जी से बोला, मैंने कोई टैटू वाला जानकार है क्या? और ये ऐसी मजाक में बोला। तो श्याम जी बोले कि सर टैटू टैटू से क्या करोगे? मैंने कि मुझे छपवाना है यार, मोदी केयर लिखवाना है। तो श्याम जी बोले सर पागल हो गए हो क्या, बहुत दर्द होता है, खून बहता है उससे, और आप जिंदगी में ब्लड डोनेट नहीं कर पाओगे। हाँ। मैंने सर डोनेट तो हम दुनिया से करवा देंगे, किसी को जरूरत होगी, सर्कल बहुत बड़ा है, और लेकिन मुझे ये लिखवाना है। तो मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा कि एक मैं ये जी सब टैटू है मेरे हाथ पे बिल्कुल 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 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ना सर। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल 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 जैसे मोदी केयर में जो टैटू है, जो लोगो है मोदी केयर का, उसी तरीके से वही कलर वही सेम मैंने करवाया सर। और ये उस समय सिर्फ मैंने किसी को बोला भी नहीं, लेकिन मेरे हाथ में ये दिखने लग गया था। मैंने किसी को ये प्रचार भी नहीं किया कि मैंने इसलिए करवाया है, कि मैंने क्यों करवाया, क्यों करवाया है। लेकिन धीरे धीरे ये दिखने लग गया सबको। तो सबने बोला कि ये देखो डेडिकेशन इनकी। तो मुझे लगा सर कि ये डेडिकेशन को भी जो है मेरे मेरे अंदर डेडिकेशन भी ला रहा है। क्योंकि मैं अगर दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो फिर मैं इसकी तरफ मतलब देखूंगा कि यार मोदी का टैटू, नहीं नहीं मैं दूसरी कंपनी में सोच भी नहीं सकता हूँ। और हकीकत ये है सर कि ये बनना तो बहुत आसान है, बहुत कम पैसे में लगा, शायद 9-10 हज़ार रुपये इसमें लगे। और तकलीफ बहुत ज्यादा हुई थी, मैं बहुत रोया था सर। लेकिन फिर आधा बन गया था और आधा फिर छोड़ देता तब भी फिर दिक्कत हो जाती। तो मैंने किया अब इसको पूरा कर लो, पूरा कर लो। तो पूरा किया। लेकिन सर आज की डेट में इस टैटू को मैं हटवाता हूँ तो बहुत तो पैसा खर्च होगा, और मेरी बॉडी में भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। सर ये विश्वास है मेरा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोगों को टैटू बनवाना चाहिए। ये मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, और मेरी डेडिकेशन है सर, बस इतना ही है। बिल्कुल सही कहा आपने परमार जी। ये विश्वास का बिजनेस है और श्रद्धा का बिजनेस है, और जिस समय लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, आपने एक ऐसा काम किया कि जिससे लोगों का बिलीव क्या, वो अंदर से कोई जवाब नहीं आया होगा। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी होती लॉयल्टी। आप आ तो गए हैं, और लोग क्या होते हैं, टिकते नहीं है, लालच के चक्कर में आके दूसरी कंपनियां, तीसरी कंपनियां। तो लोगों का कहना भी लाजमी था कि यार ये आप क्या क्या विश्वास है, आप रुकोगे नहीं। तो आपने ये जो करवाया, ये तो वाकई में कमाल कमाल का रहा, जिससे कि लोगों का विश्वास बढ़ गया। और आपने एक यूनिक चीज करवाई थी, सच बताए तो यूनिक चीज रही आपकी ये, और लोगों का विश्वास तो इससे बढ़ा ही बढ़ा। ये चीज समझने की बात है लोगों के लिए कि विश्वास जितना मजबूत होगा आपका दोस्तों, वही आपको आगे ले जाएगा। लोग बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन उस विश्वास के साथ नहीं आते। जिस दिन आपने विश्वास के साथ प्लान कर लिया, उस दिन आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, और आप भी ऊंचाइयों को छूने लग जाओगे। परमार जी, आज बहुत सारी बातें आपसे की। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि एक आज दोस्त जो हमारे साथ बाद में चला था, लेकिन चलते चलते आज साथ में आ गया। ये बिजनेस की पावर है, और इतनी खुशी मिलती है परमार जी कि जो हमारे हम सब चाहते हैं, जितने भी लोग हम चले हैं, जो सफर का कारवां चला था, वो कारवां बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, लोग सफल होते जाएं, और लोग जीबीडी बनते चले जाएं। क्योंकि यहाँ जीबीडी की एक पोस्ट नहीं है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती तो एक ही होती, दूसरा नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, 5 साल के बाद ही दूसरे का नंबर आता। लेकिन इस पोस्ट के लिए आज हम जितने लोगों को ले आए, उतनी हमारी खूबी होगी, उतनी हमारी क्वालिटी होगी। हम तो यही कहते हैं, सब दोस्त जितने भी लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं, या कर रहे हैं, या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपना पूरा 100% दीजिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलने वाला है। आज परमार जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, हर एक इंसान कर सकता है जो 18 साल से ऊपर जिंदा आदमी है। जिंदा का मतलब जिसके सपने हैं, जिसकी कुछ चाहत है, वो जिंदा है। और सपने ही नहीं है तो फिर तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें दुनिया में पड़ी हुई हैं करने के लिए, उनके लिए। तो परमार जी, आज बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आपका बिलीव, और आपका जो लीडरशिप है, बहुत शानदार है। और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि आप ऐसा बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि हम भी ऐसा करके दिखाएं। तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, कर सकते हैं। परमार जी, जाते जाते मैं चाहूंगा लास्ट में आपका कोई मैसेज, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे सीख रहे हैं, कोई मैसेज उनके लिए आप देना चाहें तो। बिल्कुल सर। बस मैं लास्ट में यही कहूंगा सर कि एक तो कभी भी ईगो नहीं पालना है इस बिजनेस में। अगर कोई ये समझे कि मैं, मेरे पास अच्छा लेवल आ गया, मैं आज
पैसा मेरे पास आ रहा है, मेरे पास अच्छी गाड़ी आ गई, तो वो एक ईगो उनका विनाश का कारण बन सकता है सर। तो घमंड इस बिजनेस में बिल्कुल ही, क्योंकि सक्सेस और ईगो की कभी आज तक बनी नहीं है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है, या तो सक्सेस होगी या फिर ईगो ही होगा। बहुत सारे लोग इसलिए इस बिजनेस में खत्म हो जाते हैं कि वो ईगो में आ जाते हैं, फिर वो अपलाइन को भी कुछ नहीं समझते, डाउनलाइन को कुछ नहीं समझते, सिस्टम को भी कुछ नहीं समझते, अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करें, ये व्यापार है, व्यापार के तरीके से करें। अपलाइन को कभी सेकंड थॉट ना देना है, अपलाइन को फॉलो करना है, बड़ी विनम्रता से हम्बलनेस के साथ में फॉलो करना है, और सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम जो कंपनी ने बनाया हुआ है, सिस्टम जो अपलाइन ने बनाया हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो करना है, उससे बाहर कभी जाने की कोशिश ना करें, और अपना सिस्टम बनाने की कभी गलती ना करें। जो सिस्टम बन रखा है उसी को फॉलो करें, उससे सक्सेस निश्चित मिलेगी। जो चीजें बना दी गई है कि डेमो प्लान करना है, मीटिंग में आना है तो आना ही है, टिकट लेना है तो लेना ही है, ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, न्यू प्रोस्पेक्ट ढूंढने हैं, बात करनी है तो करनी है, न्यू लीड पे काम करना है तो करना है। मुझे लगता है सर, अगर यही तो हमारा काम है, यही काम है, और इसी काम को अगर हम नहीं करें तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसी काम को हम कर लें तो वो फिर मिस्टर AK सिंह सर जैसे लोग बनते हैं, मिस्टर जगत सर जैसे लोग बनते हैं, मनोज मलिक सर जैसे लोग बनते हैं, मतलब यही लोग बनते हैं जो ये सिस्टम फॉलो करते हैं। तो मेरा लास्ट में यही मैसेज है सर कि सब लोग सिस्टम को फॉलो करें, अपनी अपलाइन को फॉलो करें, लॉयल्टी करते करते रहें, ट्रेनिंग में आते रहें, और ऑफर को प्रमोट करते रहें, ऑफरों का लाभ उठाते रहें, और साथ में चलते रहें, बहते रहें। एक दिन निश्चित, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच जगत सर, आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे बुलाया सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहना चाहूंगा, सबको मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, हमेशा हम्बल रहिए अपने अपलाइन के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति हम्बल रहिए, केयरिंग रहिए, और दिल से सोचिए। और जब दिल से सोचते हैं तो दिल से धन्यवाद निकलता है। और मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु मनोज मलिक सर को, जिन्होंने मैं बहुत कुछ सिखाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने ग्रेट गुरु कुलदीप सर को, धन्यवाद देना चाहेंगे तरुण सर को, धन्यवाद देना चाहेंगे गुरु माँ सुरेखा भार्गव को, धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे समीर मोदी सर को, धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी मैनेजमेंट को, धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी टीम को, और प्यारे प्यारे मेरे से GBDs को, सबको धन्यवाद। आप सब लोग इस दुनिया में, इस संसार में मेरे बिजनेस में आए, इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझा आपने और काम करके दिखाया, और एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बड़ा दिल खुश होता है कि हम कभी कमाने वाले, हम 50,000 रुपए कमाने के लिए नौकरी किया करते थे, आज लोग कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये है बिजनेस की पावर। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि जीवन में, कुछ लोगों की जीवन में बदलाव लाएं, देश को समृद्ध बनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं, तो ये सबसे बड़ा देशभक्ति का बिजनेस है, ये सबसे बड़ा स्वावलंबी करने का बिजनेस है, ये सबसे बड़ा डोनेशन करने का बिजनेस है। डोनेशन भी क्यों? क्योंकि ये बिजनेस से हम लोगों की जिंदगी बदलते हैं, लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। तो आज अगर आप भी चाहते हैं तो आप सब लोगों का भी स्वागत है, और आप भी आइए, एक दिन परमार ऐसे बन के दिखाइए। दिल खुश हो जाता है जब लोग आगे बढ़ के निकलते हैं, तो दिल बागवां हो जाता है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई आज आगे निकल के जा रहा है। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू परमार जी, थैंक यू सो मच। आज आपने थैंक यू वेरी मच, और आज आपके सेशन से लोगों की लाइफ चेंज होने वाले में पूरा विश्वास है। अपने जीवन में वो परिवर्तन लाएंगे और ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू सो मच परमार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।